मैं निर्मल कुमार, वोकेशनल ट्रेनर, ऑस्ट केसु प्लस टू हाई स्कूल भालुकपथरा। आज मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ ऑपरेशन के पश्चात रोगियों को देखभाल कैसे किया जाता है। इसके बारे में देखते हैं एक विस्तार एक से करके। जानकारी इसमें पहला दूंगा। जो होता है, रोगी को गर्म बनाए रखना चाहिए। ये पिछले वीडियो में बताए थे किस तरह गर्म पानी के बोतल अथवा बैग मरीज रूम में शिफ्ट होने से पहले उस बेड को गर्म किया जाता है या एक्स्ट्रा कंबल के सहारे। किंतु अत्यधिक भी मरीज को गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पसीना निकलता है और इससे निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन तथा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन की समस्या होती है। निर्जलीकरण मतलब शरीर से पानी का बाहर निकल जाना, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब जो पसीने निकलता है उसके साथ जो हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ये सारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल में होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के बिना शरीर का कोई भी अंग शरीर से सही से फंक्शनिंग नहीं कर सकता है। इसके अलावा भी और भी परेशानियां हो सकती है, जिसे एक इसमें है वेसोडाइलेशन की समस्या, रक्त प्रसार इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो रक्त की नली होती है जिसमें रक्त बहते हैं, रक्त वाहिका, वो उसका फैलाव हो जाता है, डायलेशन हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है और मरीज अनकॉन्शियस फील करता है। इसके अलावा ऑपरेशन किया हुआ जो अंग रहता है उसमें हेमरेज यानी उससे रक्त का स्राव का खतरा भी हो सकता है। इसलिए मरीज को ज़्यादा भी गर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सर्जरी के दौरान हुई क्षति तथा तरल एवं इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को सामान्य करने के लिए सामान्य सलाइन तथा रिंगर्स लैक्टेट जैसे तरल इंट्रावेनस अंतःशिरीय ढंग से दिए जाते हैं। जो भी मरीज का सर्जरी होता है उससे मरीज की बॉडी से बहुत सारा लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट जो भी रहता है शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे मरीज का बॉडी में वीकनेस आ जाता है। इसके लिए ऑपरेशन के बाद मरीज को सामान्य सलाइन यानी एनएस तथा रिंगर्स लैक्टेट आरएल जैसे तरल इंट्रावेनस जो वेन के रास्ते से सलाइन चढ़ाया जाता है। कैलोरी की आपूर्ति के लिए 5% डेक्सट्रोज दिया जाता है। जो मरीज को एनर्जी की ज़रूरत होती है वो 5% डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज का सलाइन चढ़ाया जाता है। तरल पदार्थों की अधिकता से भी बचना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में सलाइन भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे पल्मोनरी सूजन हो सकती है। पल्मोनरी शोथ का मतलब होता है पल्मोनरी एडिमा। जो मरीज के लंग्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड या वाटर पानी भर जाते हैं। यदि लंबे समय तक इंट्रावेनस तरल दिए जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट स्तर की समय समय पर जांच करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो भी शरीर में नुकसान हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट में एक सोडियम होता है जिसकी मात्रा शरीर में ज़्यादा होने से प्रेशर, हार्ट का कंट्रैक्शन ज़्यादा होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर भी समय समय पर। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। जब रोगी पूर्ण चेतना में आ गया हो यानी ऑपरेशन के बाद होश में आ गया हो तो उसे आरामदेह स्थिति में सोने देना चाहिए, जिस पोजीशन में मरीज कंफर्ट हो। बिस्तर पर ही हिलने डुलने की अनुमति दी जाती है। मरीज हल्का दाएं बाएं करवट ले सकता है, क्योंकि एक ही पोजीशन में कोई भी अनकंफर्ट हो जाएगा, और अगले दिन उसे बिस्तर में उसी स्थिति में उतरने दिया जाता है जब यह सुनिश्चित हो कि उसकी स्थिति सामान्य हो। अगर स्थिति सामान्य हो, ठीक होने लगे मरीज, तो ही उसे उतरने दिया जाता है। ऑपरेशन के तुरंत बाद अगर मरीज हिलने डुलने का कोशिश करे तो उसमें बहुत ही खतरनाक असर हो सकता है। क्या क्या खतरा हो सकता है?
डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अधिक सिरा रक्तस्राव। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है जो वेन का डीपली हिस्सा होता है, अंदरूनी हिस्सा, उस जगह में ब्लड का क्लॉट यानी थक्का बनने लग जाता है। ज़्यादातर ये पैर में होता है और टूट के धीरे धीरे आके लंग्स में जमा होने लगता है। अगला जो खतरा है वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दिल का आवेश। इसका मतलब होता है पल्मोनरी यानी जो लंग्स होते हैं मरीज के, उसमें एम्बोलिज्म, उसमें थक्का बनने लगते हैं, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस के आगे का प्रोसेस है। इसमें नेक्स्ट है हाइपोपोस्टेटिक न्यूमोनिया। इसमें क्या होता है, इसमें लंग्स के एकदम अंदरूनी हिस्से में फ्लूइड यानी तरल जमा होने लगते हैं। इसको हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया बोलते हैं। इसलिए मरीज को समझाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि ये बहुत ही इसके खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं, इसीलिए मरीज को हिलने डुलने नहीं दिया जाता है। आगे है, यदि रोगी गंभीर शल्य चिकित्सा से गुजरा हो तो उसे फाउलर स्थिति में रखा जाता है। फाउलर स्थिति क्या होता है ये पहले बता चुके हैं, और इसमें एक नीचे इमेज भी है, इससे देख के पता चल सकता है कि किस पोजीशन को फाउलर स्थिति बोलते हैं। ये मरीज का सबसे कंफर्ट पोजीशन होता है। इसमें घुटने मुड़े भी हो सकते हैं या सीधे भी हो सकते हैं। मरीज को 45 से 60 डिग्री के एंगल में लेटाया जाता है। इसमें बहुत सारे लाभ हैं। क्या क्या लाभ है देखते हैं। इसमें पहला जो लाभ है सुविधा होती है। मरीज गहरी सांस लेता है जिसमें शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे घाव जो होते हैं ऑपरेशन के वो भी जल्दी सूखते हैं, उसमें मदद होती है। और जो दूसरा होता है वो दिमाग धीरे धीरे पुरानी चीज़ों को अपना याद करने लगता है। अगला जो लाभ है, इसमें उदर वायु बाहर निकल जाती है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गलती से उधर वायु है, यहाँ उदर वायु होगा। उदर मतलब पेट में जो वायु बनती है, गैस बनती है, वो बाहर निकल जाती है। और जो तीसरा लाभ, निस्तारणीय पदार्थों के निकलने में सुगमता रहती है। जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहते हैं, बेकार पदार्थ रहते हैं, जैसे कोई केमिकल, मेडिसिन, ये सारे चीज़ शरीर के बाहर निकलने में सुविधा होती। इसमें आगे देखते हैं, कुछ रोगी एनेस्थेसिया के दौरान अथवा इसके पश्चात उल्टी करने लगते हैं। ऑपरेशन करने से पहले या पश्चात बाद में उल्टी होने लगती है तो उन्हें कुछ घूंट पानी पीने के लिए दिया जाता है और गहरी सांस लेने के लिए कहा जाता है। अगर इससे भी उल्टी नहीं रुकती है तो उल्टी रोकने की एंटी वॉमिटिंग जो मेडिसिन होती है उसको दिया जाता है, तब उल्टी रुक जाती है। पेट की सर्जरी के बाद प्राय उदर वायु की शिकायत रहती है। जो पेट रिलेटेड कोई भी सर्जरी होता है तो उस सर्जरी के बाद मरीज को बहुत गैस बनने लगती है और पेट में भयंकर दर्द होता है। रोगी असहज महसूस करता है। शीघ्र अंग संचालन द्वारा इसे कम किया जा सकता है। ऐसे रोगियों को वायुनाशक औषधियाँ दी जाती है, जो गैस के मेडिसिन होते हैं उसे दिया जाता है। वायु निकालने के लिए आंत में फ्लैट्स ट्यूब डाला जाता है। अगर दवा से भी मरीज को आराम ना पहुँचे तो एक ट्यूब होता है जिसको डाल के गैस बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है, सर्जरी के 1 से 2 दिन तक दर्द का अनुभव होता है। इससे रोगी रात में ठीक प्रकार से सो नहीं पाता है। किसी भी सर्जरी में मरीज को 1 से 2 दिन तक दर्द होता है। मरीज को पेन किलर का हाई डोज दिया जाता है, फिर भी 1 से 2 दिन तक दर्द का अनुभव रहता है, जिससे मरीज को सोने में और बैठने उठने में दिक्कत होती है 1 से 2 दिन तक। उसके बाद धीरे धीरे दर्द ठीक होने लगती है। आगे देखते हैं, ऑपरेशन के पश्चात मूत्र त्याग असामान्य होने का खतरा रहता है। नीचे कुछ खतरा कारण दिया गया है और उस कारण का उपाय दिया गया है। जिसमें पहला जो होता है, अगर मूत्राशय या मूत्र करते समय दर्द का अनुभव हो तो उसके लिए
दर्द निवारक औषधियाँ, पेन किलर मेडिसिन दिया जाता है जिससे दर्द में आराम पहुँचे। इसमें दूसरा जो है खतरा वो है लेटने की स्थिति। मरीज अगर लेटने की स्थिति में है तो उसे मूत्र त्याग में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर खुद से उठ के बैठने लगे या हिलने डुलने लगे तो खतरा हो सकता है। इसलिए रोगी को मूत्र त्याग के लिए सहारा देकर बैठाना चाहिए। तीसरा जो कारण है वो है निजता की कमी। ऐसे स्थिति में मरीज के चारों ओर स्क्रीन यानी पर्दा लगा दिया जाता है जिससे मरीज को निजता की कमी का एहसास ना हो। नेक्स्ट जो समस्या होती है, खतरा होता है, वो होता है ब्लैडर, जिसमें हमारा यूरिन मनुष्य का स्टोर होता है और वो जब भर जाता है इंसान को यूरिन करना पड़ता है। तो जो ब्लैडर होता है मूत्राशय उसके ग्रीवा या गर्दन में ऐंठन स्पास्म हो जाती है, जिससे जो ब्लैडर रहता है वो किसी वार्निंग या सिग्नल दिए बिना ही यूरिन रिलीज करने लगता है। ऐसे ऐंठन के कंडीशन में जो यूरिन होता है वो फोर्सफुली ब्लैडर से बाहर निकलने लगता है और जिसके कारण लीकेज हो जाता है, यूरिन रिलीज हो जाता है और मरीज को पता ही नहीं चलता। तो ऐसे स्थिति में जो पेट के निचला हिस्सा होता है उसमें गर्म जल की थैली का प्रयोग करना चाहिए। उसमें गर्म जल की थैली को हल्के हल्के घुमाना चाहिए जिससे इस समस्या से आराम मिलता है। अगला जो समस्या है वो है ब्लैडर की अतानता, एटोनी। मतलब जो भी मूत्राशय यानी ब्लैडर के मसल होते हैं वे पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, जिससे मूत्राशय में मूत्र भरता नहीं है और बार बार मरीज को यूरिनल समस्या होती है, यूरिन करना होता है और दर्द का भी एहसास होता है। ऐसे में कार्बाचोल 1 ml एक मेडिसिन होता है, उसको दिया जाता है जिससे इस समस्या में आराम मिलता है। यदि ये सारे उपाय जो हैं वे निष्फल हो जाते हैं, कोई भी उपाय कार्य नहीं करता और मरीज को यूरिन करने में समस्या होती है, तो लास्ट जो ऑप्शन होता है कैथेटराइजेशन, इसको बता चुके हैं। ये कैथेटराइजेशन क्या होता है, ये जो मूत्र मार्ग होता है मरीज का उससे एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर लगाया जाता है और अंत में एक उसमें बैग रहता है जिसमें मरीज लेटे लेटे यूरिन करता है और उस बैग में स्टोर होता है। स्वचालित यूरिनरी कैथेटर के उपयोग द्वारा मूत्र त्याग सामान्य करने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इसमें आगे देखते हैं, उदर की सर्जरी के मामले में रोगियों को गहरी सांस लेने का अभ्यास कराया जाता है। जो भी पेट का गैस्ट्रोइंटेस्टाइन रिलेटेड पेट का सर्जरी होता है उसमें रोगी को गहरी सांस लेने का अभ्यास कराया जाता है। यदि रोगी अपने आप श्वास नहीं ले पाता है तो उसे एंड्रोट्रैकियल या ट्रेकियोस्टोमी तथा यांत्रिक वेंटिलेटर के उपयोग द्वारा वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। अगर मरीज खुद से श्वास नहीं ले पाता है तो उसे एंडोट्रैकियल ट्यूब के द्वारा ऑक्सीजन उसके फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। एंडोट्रैकियल ट्यूब का प्रोसेस क्या है ये आप देख सकते हैं इमेज में, पहला वाला में, जिसमें मरीज के मुंह से सीधे लंग्स तक एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर लगाया जाता है और ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है फेफड़ों तक। दूसरा जो होता है ट्रेकियोस्टोमी, ये गले में जो ट्रेकिया होता है, गले के नीचे के हिस्से में, वहाँ से नली, पाइप नली लगाया जाता है और फेफड़े तक पहुंचाया जाता है। कोई भी मरीज अगर लंबे समय तक ऐसे कंडीशन में रहता है तो मुंह का जो नली होता है उसके आसपास का एरिया में स्वेलिंग होने लगता है जिससे ऑक्सीजन अच्छे से फेफड़ों तक नहीं पहुंचता। तो ऐसे स्थिति में तुरंत मार्ग को चेंज कर दिया जाता है और ट्रेकियोस्टोमी मार्ग से ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। तब जो मुंह के आसपास के एरिया में स्वेलिंग होता है वो नॉर्मल होने लगता है। फिर जब ट्रेकिया का हिस्सा स्वेलिंग होने लगता है तो वापस
मुंह वाले रूट से ऑक्सीजन दिया जाता है। इसको एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं मुंह वाले रास्ते को, और गले जो ट्रेकिया वाला रास्ता होता है उसको ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। इसके साथ यांत्रिक वेंटिलेशन का उपयोग किया जाता है। यांत्रिक वेंटिलेशन किस तरह का होता है इसको देख सकते हैं इमेज में। मरीज खुद से कुछ करने में पूरी तरह से असमर्थ होता है, और उनका जो मरीज का बॉडी होता है वो पूरी तरह से मशीन पे डिपेंड होता है, और मशीन ही उसकी हार्ट से लेके सांस लेने की प्रक्रिया पूरी करती है। ये होता है कंप्लीट वेंटिलेशन। आगे देखते हैं, घाव की ड्रेसिंग को अनावश्यक रूप से नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि इसमें संक्रमण का खतरा होता है। यदि ताकि घाव के संक्रमण के जोखिम कम किया जा सके। यदि घाव से रक्त बहे तभी इसे बदला जाता है, या घाव का संक्रमण हो जाए तब आवश्यकता अनुसार 1 से 2 दिन में डॉक्टर के निर्देशानुसार ड्रेसिंग बदलते रहना चाहिए। यदि घाव पूरी तरह से भर जाए तो 7 दिनों के पश्चात जो टाँके रहते हैं उसको खोल दिए जाते हैं और इसे खुला रखा जाता है। तो ये था पोस्ट ऑपरेटिव केयर का, किस तरह से मरीज का केयर किया जाता है ये कंप्लीट हो चुका है, और ऑपरेशन थिएटर का पूरा टॉपिक कवर हो गया।